2 दिन पहले धूमधाम से विदा हुई बेटी को अचानक से रोते हुए दरवाजे पर खड़ा देख कमलनाथ जी के रोंगटे खड़े हो गए। भाग के दरवाजे की ओर गए और सिप्रा को सहारा देकर अंदर ले आते हैं। बेटी की हालत देख किसी अनहोनी की आशंका से कमलनाथ जी डर रहे थे। सिप्रा कुछ बोलने की हालत में नहीं थी। रोने की वजह से उसकी हिचकियां बढ़ गई थीं। कमलनाथ जी ने पूछा, बेटा क्या हुआ? अभी तो 2 दिन पहले तुम्हारी शादी इतने धूमधाम से किया था। 2 दिनों में ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें यहाँ अकेले ससुराल से आना पड़ा? तो सिप्रा ने रोते हुए कहा, पापा मुझे माँ से बात करना है। पूछना है उनसे कि क्या मैं उनकी नज़रों में इतनी बुरी थी कि उन्होंने मेरी शादी में नकली गहने दे दिए। पूरे ससुराल में रिश्तेदारों के सामने मुझे जलील होना पड़ा। क्या क्या नहीं सुनना पड़ा पापा। कौन से जन्म का बदला निकाल रही हैं माँ मुझसे। इससे अच्छा तो वो मुझे ये गहने भी ना देती, 2 साड़ी में ही विदा कर दी होती। जरूरत क्या थी नकली गहने को असली बनाकर देने की। नकली गहने? सिप्रा की बात सुन कमलनाथ जी सोच में पड़ गए कि मैंने तो असली गहने बनवाए थे, फिर वो नकली कैसे हो गए। गुस्से में कमलनाथ जी की आंखें लाल लाल हो गई, शरीर कांपने लगा। वहीं बैठे बैठे जोर से चिल्लाकर उन्होंने अपनी पत्नी रेखा जी को आवाज लगाई, रेखा, रेखा। अचानक से पति के चिल्लाने की आवाज सुन रेखा जी भागती हुई आईं और सामने सिप्रा को अचानक आया देख, उसे रोता हुआ देख कहीं ना कहीं समझ गई कि आखिरकार सच्चाई सबके सामने आ ही गई। खास करके कमलनाथ जी के। रेखा जी को देखते ही कमलनाथ जी ने पहले तो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूर कर रेखा जी को देखा। पति को लगातार घूरने से अंदर तक सिहर उठी थी रेखा जी, लेकिन चेहरे पर जरा सा भी सिकन नहीं आने दी और ढीठ की तरह उनके सामने ही खड़ी रही। जब कमलनाथ जी कुछ भी नहीं बोले तो रेखा जी खुद ही बोल पड़ी, क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों बुला रहे थे? और सिप्रा, तुम्हें क्या हुआ बिटिया? ऐसे अचानक से यहाँ, और रो क्यों रही हो तुम? सिप्रा कुछ नहीं बोली, वो लगातार बस रोए जा रही थी। लेकिन कमलनाथ जी भड़क उठे, रेखा तुम्हें सच में नहीं पता कि ऐसा क्या हुआ होगा? पति की बात सुन रेखा जी कुछ भी नहीं बोली। कमलनाथ जी ने रेखा जी की आंखों में झांकते हुए कहा, बताओ रेखा, क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों दिया मुझे इतना बड़ा धोखा? पति की बात सुन रेखा जी बोल पड़ी, कौन सा धोखा दे दिया मैंने? कोई धोखा नहीं दिया है, बल्कि एक माँ होने का फर्ज निभाया है। आपका बस चलता तो आप तो सारा कुछ, सारी कमाई उठाकर अपनी इस लाडली बेटी पर लुटा देते। फिर नीतू की विदाई हम कैसे करते? वो भी तो बड़ी हो रही है, कल तो उसकी भी शादी होगी। उसे क्या देंगे हम? उसके बारे में तो आपने एक बार भी नहीं सोचा, जो उठाकर सब कुछ अपनी इस लाडली बेटी पर लुटाने को आतुर हो गए थे। रेखा जी की बात सुन कमलनाथ जी और भी गुस्से में तेज चिल्ला पड़े, रेखा, किसने कहा तुमसे कि मैं नीतू के लिए कुछ भी नहीं करूँगा? मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? जितने गहने, जितना सब कुछ मैंने सिप्रा को किया है, उतना ही नीतू को भी करूँगा ना। तुम्हारे मन में ये ख्याल आया भी कैसे? और सबसे बड़ी बात, सिप्रा के लिए मैंने सोने के गहने बनवाए थे, वो नकली कैसे निकल गए? कहाँ हैं सोने के गहने? पति का गुस्सा देख रेखा जी घबरा गई, धीरे से बोली, वो तो मैंने नीतू के लिए संभाल के रखे हैं। क्या? कमलनाथ जी हैरान होते हुए बोले, रेखा, किससे पूछकर तुमने सिप्रा के गहने नीतू के लिए रख दिया? हाँ, किससे पूछकर? तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि उसके ससुराल वालों को पता चलेगा तो वो क्या मुंह दिखाएगी सबको? क्या मुंह दिखाएंगे हम सबको? एक बेटी का घर बस रहा है
तो उसको बसाने की बजाय दूसरे के बारे में सोच रही हो। अरे कर लेती ना नीतू के भी टाइम पर व्यवस्था कहीं ना कहीं से। तुम्हारे मन में सिप्रा को लेकर इतना पाप था, ये मुझे पता नहीं था। जाओ अभी के अभी उसके सारे गहने लेकर आओ। पति की बात सुन रेखा जी वहां से टस से मस नहीं हुई, खड़ी रही चुपचाप। रेखा जी को नहीं जाता हुआ देख कमलनाथ जी और गुस्से में भड़क गए। सुना नहीं तुमने रेखा, बोल रहा हूं ना, जाकर गहने अभी के अभी ले आओ। तो रेखा जी ने कहा, मैंने वो गहने अपने मायके भिजवा दिए रखने के लिए। कमलनाथ जी को पता था कि रेखा साफ साफ झूठ बोल रही है ताकि उसे गहने देना ना पड़े, इसलिए उन्होंने तुरंत ही फोन उठाकर रेखा जी को देते हुए बोले, बोलो अपने भाई को अभी के अभी सारे गहने लेकर आए। अब रेखा जी क्या करें, तुरंत ही फिर से अपना दिमाग लगाया और बोली, अरे मुझे अभी याद आया, वो गहने तो मैंने बैंक में रखे हैं सेफ्टी के लिए। कमलनाथ जी जब भी रेखा जी से गहने लाने के लिए कहते, रेखा जी हजार बहाने बनाने लगते, जिससे चिढ़कर कमलनाथ जी जैसे ही रेखा के ऊपर हाथ उठाने गए, उन्हें मारने गए, तुरंत ही सिप्रा बीच में आ गई और रोते हुए बोली, नहीं पापा, मेरी वजह से आप अपनी गृहस्थी में क्यों आग लगा रहे हैं। मेरा तो जैसे तैसे कट गया इनके साथ, लेकिन आपको तो इनके साथ पूरी जिंदगी बितानी है ना। मैंने तो इन्हें अपनी सगी माँ की तरह माना था, लेकिन इन्होंने दिखा ही दिया कि सौतेलापन आखिर होता क्या है। माँ, आप मुझे ना कभी समझ पाई थी ना समझ पाएंगी। आपकी सच्चाई जानने के बाद तो मेरी सास मुझे यहाँ आने भी नहीं दे रही थी। वो तो मुझे बस आपसे एक बार बात करनी थी कि माँ, ऐसी कौन सी कमी रह गई थी मेरे अंदर जो आखिरकार आपने अपनी असलियत दिखा ही दी। क्या नहीं करती थी मैं आपके लिए, नीतू से ज़्यादा जान देती थी आप पर। अरे मैं तो आपको अपनी सगी माँ से भी बढ़कर मानती थी। मैंने तो अपनी सगी माँ को देखा भी नहीं था, आप में ही मुझे अपनी माँ दिखी थी। लेकिन आज आपने साबित कर दिया कि सौतेली माँ सौतेली ही होती है। पापा, मेरा नसीब इतना भी खराब नहीं है। मायके में भले ही मुझे माँ नहीं मिली, लेकिन ससुराल में मुझे सास के रूप में माँ ही मिली है। पता है आपको, माँ जी मुझे यहाँ आने ही नहीं दे रही थी, बड़ी मिन्नत करके। तो मैंने उनसे बस एक मौका मांगा है, ये कहते हुए कि ये मेरा पहला और आखिरी बार मायके आना होगा। इसके बाद तरस जाएंगे सब लोग मुझे देखने के लिए। मैं तो यहाँ इसलिए आई हूँ कि इनकी इस घटिया हरकत की वजह से मेरे ससुराल में मुझे तो किसी ने कुछ नहीं कहा, ना मेरी सास ने, ना ससुर ने, ना ननद ने और ना ही पति ने। लेकिन बाकी जो मेहमान आई थी, जो औरतें आई थीं, उन लोगों की तीर जैसी बातें सुन सुनकर मेरी वजह से मेरे ससुराल वालों का सर झुक रहा था। जब मेरी इतनी बेइज्जती हो ही गई है, जब पूरे समाज में पता चल ही गया है कि मायके से मुझे नकली गहने मिले हैं, तो इन गहनों को लेकर मैं करूँगी भी क्या। अलमारी में रखने से तो अच्छा है ना कि इन नकली गहनों को भी बनवाने के लिए। माँ, आपके कुछ तो पैसे लगे होंगे ना, तो ले जाओ, इसे बेचकर अपने वो पैसे भी ले लो। नहीं चाहिए मुझे आपका कुछ भी, जा रही हूँ मैं। कहते हुए सिप्रा जैसे ही जाने लगी कि पीछे से कमलनाथ जी उसे रोकते हुए बोले, रुको बेटा, ऐसे कैसे तुम चली जाओगी। ये घर किसी के बाप का नहीं है, कोई दहेज में नहीं लेकर आया है। ये घर तुम्हारे दादाजी का है, मेरे बाप का है। इस पर तुम्हारा पूरा पूरा हक है। कुछ पैसों के गहने को देने में इसकी हालत ख़राब हो रही थी ना, अब दिखाता हूँ मैं इसे। तुम बस शाम तक रुक जाओ, शाम को मैं खुद तुम्हें लेकर चलूँगा, तुम्हारे ससुराल में छोड़ दूँगा। कहते हुए कमलनाथ जी ने फ़ोन करके वकील को बुला लिया और लगे हाथ उस घर की, अपनी प्रॉपर्टी की, अपने रुपए पैसे, बैंक बैलेंस, जो कुछ भी उनके पास था, उसमें से सब कुछ आधा उन्होंने सिप्रा के नाम कर दिया। सिप्रा के नाम आधी प्रॉपर्टी होता देख रेखा जी तिलमिला कर कमलनाथ जी को भला बुरा सुनाते हुए बोली, क्या कर रहे हो आप,
अभी एक बेटी की शादी पड़ी है, सब कुछ दान में दे दो। अरे ये कुलक्षणी तो पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई और इस घर से जाते जाते हम सबको कंगाल करके जाएगी। इतना सुनते ही कमलनाथ जी एक जोर का थप्पड़ रेखा जी के गाल पर लगाते हैं और गुस्से में चीखते हुए कहें, कुलक्षणी वो नहीं, तू है रेखा, तू जिसने अभी तक हम सबको अंधेरे में रखा था। खबरदार, जो मेरी बेटी को आइंदा से तुमने कुछ भी उल्टा सीधा बोलने की कोशिश भी की तो ये सारी प्रॉपर्टी मेरी है, मेरे बाप की है। तुम बीच में बोलने वाली होती कौन हो? मैं अपना सब कुछ उठाकर सिप्रा को दे दूंगा। क्या कर लोगी? तुम्हारे बाप का दिया हुआ कुछ भी नहीं है यहाँ पर। रहना है तो चुपचाप रहो, नहीं तो चली जाओ ये घर छोड़कर। कहते हुए कमलनाथ जी सिप्रा के नाम की प्रॉपर्टी का पेपर उठाकर सिप्रा का हाथ पकड़ उसे उसके ससुराल छोड़ने चले गए। रेखा जी पति का थप्पड़ खाकर चुपचाप बैठी रहीं। पूरी जवानी निकल गई, लेकिन कभी भी कमलनाथ जी ने रेखा जी को तेज आवाज में डांटा भी नहीं था। और आज रेखा जी अपनी हरकतों की वजह से बुढ़ापे में आकर उन्हें पति की मार खानी पड़ी। ऊपर से कुछ गहनों के लालच में आधी प्रॉपर्टी भी हाथ से गई। अब रेखा जी मन ही मन सोचकर पछता रही थी कि काश मैंने गहनों में हेरा फेरी नहीं की होती तो पूरी प्रॉपर्टी आज कम से कम मेरे पास तो रहती। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। प्रॉपर्टी भी गई, इज्जत भी गई। बुढ़ापे में पति से मार खानी पड़ी, वो अलग।